वाटर इम्प्योरिटी की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, वाटर ट्रीटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर वीडियो 1। इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर के अंदर फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट, कलर एंड टेम्परेचर। केमिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो वो होती हैं डिजॉल्व सॉलिड, पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड, क्लोराइड्स, नाइट्रेट, बीओडी, सीओडी, ऑर्गेनिक्स एंड मेटल्स। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल अंदर पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। ओके, और उसके बाद बात करते हैं नॉन पैथोजेनिक या कोलिफॉर्म के बारे में। तो उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी। अब इसमें सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो सस्पेंडेड सॉलिड का जो टोटल सॉलिड फॉर्म होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड जो वेरी करता है जिस रेंज में वो होता है 10⁻⁴ से लेकर 10⁻³ mm के बीच में। उसके बाद में आता है कोलाइडल सॉलिड। कोलाइडल सॉलिड का जो साइज होता है वो होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ के अंदर, और जो डिजॉल्व सॉलिड होते हैं वो 10⁻�6 के बीच में होते हैं। ठीक है, ये 6 है। उसके बाद नोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं कि ये डिस्पर्ज सॉलिड किसको बोलते हैं। वो होते हैं सस्पेंडेड और कोलाइड दोनों का मिक्सचर होता है, उनको डिस्पर्ज्ड सॉलिड्स बोला जाता है। अब आता है नेचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड के नेचर की बात करें तो इनऑर्गेनिक सॉलिड के अंदर होता है क्ले एंड इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल एंड ग्रेसेज हो गया एंड अदर कंस्टिट्यूंट जो होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तो प्लांट फाइबर्स, बायोलॉजिकल सॉलिड्स के अंदर जैसे एल्गी सॉइल्स, एल्गी सेल्स और बैक्टीरियाज। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में। तो सस्पेंड सॉलिड को मेजर करने के मेथड जो होते हैं वो होते हैं ग्रेविटी मेथड्स, जिसको ग्रेविटी मेट्रिक टेस्ट होता है। इसकी प्रोसेस क्या होती है कि सैंपल को फ़िल्टर किया जाता है, उसके बाद में फ़िल्टर रिड्यूस को जो होता है उसको 104 डिग्री पर हीट करते हैं। उसके बाद में उसका मास को मेजर किया जाता है। जैसे उसका फॉर्मूला होता है डिजॉल्व सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड। अब बात करते हैं टोटल सॉलिड डिटर्मिनेशन की। तो सैंपल को इवोपरेट किया जाता है, फिर रेसिड्यू किया जाता है, 104 डिग्री टेम्परेचर पर उसको ड्राई किया जाता है और टोटल सॉलिड कैलकुलेट होता है इस तरीके से। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है कि 600 डिग्री पर उसको हीट किया जाता है, CO2 और H2 एवापोरेट होती हैं, अदर गैसेज भी एवापोरेट होती हैं और वेपर भी एवापोरेट होती हैं। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन कंसेप्ट की। रियल फिल्ट्रेशन एग्जैक्ट डिवीजन नहीं करता है। कुछ कोलाइड्स फिल्टर से पास हो जाते हैं जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसे फिल्ट्रेबल सॉलिड्स और नॉन फिल्ट्रेबल सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करें तो इस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर का नॉट सस्पेंडेड मटेरियल रियरली प्रेजेंट होता है एंड सॉइल की फिल्टरिंग कैपेसिटी की वजह से। अब बात करते हैं परमिशेबल लिमिट। जो EPN स्टैंडर्ड बात की, जो मैक्सिमम सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उसकी होती है 30 मिलीग्राम पर लीटर, ट्रीटेड एज ए वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। अब बात करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में, जिसमें पहला आता है टर्बिडिटी। इसकी डेफिनेशन बात करें तो फाइन सस्पेंडेड मैटर वाटर को क्लाउड या टर्बिड बनाता है। लाइट को एब्जॉर्ब या स्कैटरिंग होता है इसकी वजह से। सस्पेंडेड सॉलिड को डायरेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर नहीं होता है। ये डिपेंड करती हैं फाइननेस ऑफ पार्टिकल, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पार्टिकल। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी के सोर्स कौन कौन से होते हैं। इस पहला आता है कोलाइडल मटीरियल जैसे क्ले, सिल्ट, रॉक एंड उसके बाद में आता है फ्रेगमेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स, वेजिटेबल फाइबर्स। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कोलाइडल मटेरियल के कोलाइड मटेरियल जो होते हैं ये सारे सोर्स ऑफ टर्बिडिटी होती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। टर्बिडिटी वाटर का डिसइंफेक्शन डिफ़िकल्ट होता है। सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिज्म को डिसइंफेक्ट से शील्ड कर देता है। उसके बाद में लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इंटरफेयर होती है। अब इसकी मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन या लाइट का स्कैटरिंग से इसको मेजर किया जाता है। इसके मेथड्स की बात करें तो फोटोक्रोमेटिक मेथड होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ लाइट इंटेंसिटी की डिटरमाइन की जाती है। उसके बाद में आती है इसकी मेजरिंग डिवाइस। टर्बिडिटी को मेजर करने की डिवाइस होती हैं। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे जो बेस्ट होती हैं वो होती हैं टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ये दोनों जो दोनों मीटर्स मेथड होते हैं ये एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ट होते हैं। उसके बाद आता है स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे जो बेस्ट होते हैं वो होते हैं वायरलेस टर्बिडिटी मीटर और मॉडर्न नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी मेथड।
ये किस पे बेस्ड होते हैं, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले टर्बुडिटी रोड मेथड के बारे में। ये प्लेटिनम निडल की रोड होती हैं, वाटर में इंसर्ट की जाती हैं। जिस डेप्थ पर निडल इनविजिबल होती है वही टर्बुडिटी वैल्यू होती है। डेप्थ इंक्रीज रीडिंग डिक्रीज होती हैं। 1 मिलीग्राम फाइनली डिवाइडेड सिलिका ये पर लीटर डिस्टिल वाटर होती है, जिसे 1 यूनिट टर्बुडिटी बोला जाता है। ये एक फील्ड मेथड है। अब इसकी परमिशनेबल लिमिट बात करें टर्बुडिटी रोड की तो ये होती है 5 से 10 ppm। यूनिट और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल जो है वो टर्बुडिटी NTU के अंदर होता है। नेफ्लोमेट्रिक टर्बुडिटी यूनिट जो होती है वो NTU होती है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है 1 NTU होती है। दूसरे बात करते हैं टर्बुडिटी मेजरमेंट। टर्बुडिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। दूसरा पहली ये हो गया टर्बुडिटी रोड के अंदर। पहला जो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड था वो टर्बुडिटी रोड हो गया। दूसरा जो था वो था जैक्सन टर्बुडिटी मीटर, जिसे JTU बोला जाता है, जिसकी यूनिट JTU होती है। इसका प्रिंसिपल होता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इस मेथड की बात करें तो वाटर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है और कैंडल फ्लेम इमेज ऑब्जर्व की जाती है। जब फ्लेम इमेज दिखना बंद हो जाती है तो वही टर्बुडिटी रीडिंग होती है। मेजरमेंट कैसे करते हैं इसको, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब से यूज़ होती है, जिसमें टर्बुडिटी 25 ppm होने पर यूज़ किया जाता है। इसका नेचर ऑफ मेथड बात करते हैं तो ये लेबोरेटरी मेथड है और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज़ नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो 1 JTU बराबर टर्बुडिटी प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम फाइन सिलिका SiO2 डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। लिमिटेशन की बात करते हैं तो लो टर्बुडिटी मेजरमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। अब आता है वेलिस टर्बुडिटी एंड नेफ्लोमीटर। ये दोनों ही जो वेलिस और टर्बुडिटी मेथड होता है ये स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ये कलर मैचिंग टेक्निक होती हैं। इनकी सेंसिटिविटी की बात करें तो एवरी स्मॉल टर्बुडिटी लेस देन और इक्वल टू 1 यूनिट होती हैं, जो मेजर की जा सकती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में ये वाइडली यूज होता है। लाइट मेजरमेंट की बात करें तो वायरलेस टर्बुडिटी मीटर लाइट इंटेंसिटी मेजर करती हैं जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होती हैं। वायरलेस टर्बुडिटी मीटर, ठीक है, ये लाइट मेजरमेंट में होती है। और जो बात की जाती है नेफ्लोमेट्रिक, ये लाइट इंटेंसिटी ये भी मेजर करती हैं और ये इंसिडेंट रे के राइट एंगल पर होती हैं और ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होती हैं। अब बात करते हैं इनके प्रिंसिपल, दोनों ही स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे होती हैं। ये याद रखना, वेलिस और ये वाला नेफ्लोमीटर ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होता है, ये पर इंसिडेंट लाइट की राइट एंगल डायरेक्शन पे होता है। टर्बुडिटी की यूनिट बात करें तो फॉर्मेजाइन केमिकल से यूज होती हैं। किससे, फॉर्मेजाइन केमिकल से। टर्बुडिटी की यूनिट जो FTU होती है वो होती है फॉर्मेजाइन टर्बुडिटी यूनिट। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल वाटर क्वालिटी के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कलर हो गया, ठीक है। इससे पहले हमने कौन से पैरामीटर्स पढ़े थे, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स ही चल रहे हैं, जिनमें पहला जो आपका पास में आया था वो आया था टर्बुडिटी, दूसरा जो आपके पास में आया कलर, ठीक है। ये तो आपका टॉपिक ही है, ये भी फिजिकल कलर की बात करते हैं हम। ये जनरल प्योर वाटर कलरलेस होता है, नेचुरल वाटर में कलर होता है और फॉरेन सब्सटेंस की वजह से होता है। अब बात करते हैं एपरेंट कलर के बारे में। एपरेंट कलर जो होता है सस्पेंडेड मैटर की वजह से कलर होता है, सेंट्रीफ्यूगल से होता है। सस्पेंडेड मैटर रिमूव करने के बाद जो कलर बचे वही अपेरेंट कलर होता है। उसके बाद में ट्रू कलर की बात करें तो डिजॉल्व सॉलिड की वजह से कलर होता है। सस्पेंडेड मैटर रिमूव करने के बाद भी जो कलर रहे वही ट्रू कलर होता है। डिजॉल्व सॉलिड की वजह से जो कलर होता है वो सस्पेंडेड मैटर रिमूव करने के बाद भी जो कलर बचा रहे वो ट्रू कलर होता है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ कलर के बारे में। सोर्स ऑफ कलर जो होता है वो सस्पेंडेड मैटर होता है, डिसॉल्व्ड मैटर की वजह से होता है, ह्यूमिक एसिड की वजह से होता है जो येलो या ब्राउन कलर देता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है जो रेडिश कलर देता है, मैग्नीज ऑक्साइड की वजह से ब्राउन या ब्लैक कलर देता है। ये कलर्स के बारे में याद रखना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्साइड या आयरन के कलर, ऑक्साइड आयरन एंड मैग्नीज की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर इम्पार्ट की जाती हैं और एल्गी ग्रोथ की वजह से वाटर को कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमिक जो एसिड होता है इसकी वजह से कौन सा कलर होता है, येलो एंड ब्राउन। आयरन की वजह से रेडिश जो हम सब जानते हैं। दूसरा आता है मैग्नीज की वजह से कौन सा कलर होता है,
ब्राउन या ब्लैक। और ऑक्सीडाइज कलर की वजह से जो होता है, ऑक्सीडाइज आयरन एंड मैग्नीज की वजह से जो होता है वो कलर इम्पार्ट करता है, ये भी एल्गी भी इम्पार्ट करती है। तो आपको याद रखना ब्राउन ब्लैक कलर, रेडिश कलर, येलो ह्यूमिक एसिड की वजह से। ऑब्जेक्शन की बात करते हैं इसमें, तो ऑब्जेक्शन कलर्ड वाटर में एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लॉन्ड्रिंग, ड्राइंग या पेपर मेकिंग के लिए भी एवरेज मैन्युफैक्चरिंग में अनसुटेबल होता है, ड्राई फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उसी टॉपिक के अंदर, कलर की जो मार्केटेबिलिटी को ये अफेक्ट करता है, कलर वाटर की मार्केटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। एंड फिनोलिक कंपाउंड प्लस क्लोरीन दोनों जो टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन डिमांड को ये दोनों बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या क्या, फिनोलिक कंपाउंड और क्लोरीन। डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन इज इफेक्टिवनेस की रिड्यूस होती है, जो मेथड होता है डिसइंफेक्शन बाय द क्लोरीन, जो मेथड होता है इसकी इफेक्टिवनेस को ये रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कलर, कलर को मेजरमेंट होता है, मेथड जो होता है कलर मैचिंग टेक्निक, जो टिंटोमीटर से की, इसको टिंटोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, कलर मैचिंग जो टेक्निक है इसको टिंटोमीटर भी कहते हैं। इसका जो स्केल होता है, जिसे बुर्गेस स्केल या नेशनल ट्यूब का यूज़ होता है, इसके अंदर बुर्गेस स्केल में नेशनल ट्यूब का यूज़ होता है, जिसका एक्सप्रेशन ये रिजल्ट समझे हम तो ये टिश्यू या इसकी हेजन यूनिट होती है, 1 टिश्यू बराबर कलर प्रोड्यूस बाय द 1 मिलीग्राम प्लेटिनम इन फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लाटिनेट। ठीक है, जो 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर होता है। अब बात करते हैं इसके स्पेशल केसेस के बारे में, तो येलोइश ब्राउन कलर के अलावा और कलर जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक यूज़ होती है। कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, जो येलो ब्राउन के अलावा कलर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के लिए होता है, जो स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक यूज होती है। अब एक बात करते हैं, एक नोट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कलर कोजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होते हैं, जो क्लोरीन के साथ साथ रिएक्ट करते हैं और कार्सियोजेनिक होते हैं वो लोग। अब बात करते हैं सैम्पलिंग नोट्स के बारे में। एक नोट दे रखा, कलर टेस्टिंग 72 आवर्स के अंदर करना चाहिए, वरना बायोलॉजिकल एक्टिविटी कलर चेंज कर सकती है। अब बात करते हैं परमिशेबल लिमिट। परमिशेबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5 ppm होती हैं। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 25 ppm एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। कलर का आपको समझ में आ गया कितना होना चाहिए परमिशेबल? 5 ppm होना चाहिए, और अगर 25 से ज़्यादा तो वो अनएक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आता है दूसरा, टेस्ट एंड ऑर्डर। इसकी बात करते हैं, टेस्ट एंड ऑर्डर की नेचुरली ह्यूमन यूज़ के दौरान होता है। ये नेचुरल या ह्यूमन यूज़ के दौरान होता है, जो वाटर की सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। ये सब्सटेंस जो होता है टेस्ट और ऑर्डर इम्पार्ट करते हैं, जिससे ये सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल, मेटल, साल्ट फ्रॉम सॉइल एंड प्रोडक्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस एंड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वाटर, बेस्ट वाटर। अब बात करते हैं कोजेज ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, किसकी वजह से होते हैं? डिजॉल्व्ड गैसेज की वजह से, जैसे H2S, मर्सेप्टेन, मैथेन। ये 3 गैसों की वजह से क्या होता है? टेस्ट और ऑर्डर इम्पार्ट होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड होते हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लिक्विड की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं जो कलर जो टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं? फिनॉल, केरोसोल, अमोनिया, एग्रीकल्चर केमिकल, हाई रेसिड्यू क्लोरीन एंड क्लोरोफिनॉल। ये सारे जो वो केमिकल हैं जो टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके सोर्स की बात करते हैं कि सल्फ़र कहाँ से आता है। सल्फ़र रोटेन एग लाइक जैसा टेस्ट देता है। जो सल्फ़र होता है ना, वो पके सड़े हुए अंडों जैसा टेस्ट और ऑर्डर देता है। उसके बाद आता है एल्गी। ये ओनली सब्सटेंस जो बैड टेस्ट और ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। एल्कलाइन मैटर जो होते हैं बिटर टेस्ट इम्पार्ट करते हैं। ये मेटलिक साल्ट होते हैं, ये साल्ट या बिटर टेस्ट देते हैं। ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, टेस्ट ऑर्डर कोजिंग कंपाउंड्स कार्सियोजेनिक से हो सकते हैं, कैंसर इसके कारण हो सकता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर। इन दोनों का मेजरमेंट कैसे करते हैं? एडवांस मेथड जो होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अगर बात करें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के, तो कॉस्टली होने की वजह से ये रूटीन में यूज़ नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट बात करते हैं किसके? ये होते हैं सोनोस्कोप, जो ऑर्डर मेजर के लिए यूज़ होता है। सोनोस्कोप को यूज़ कहाँ होता है? ऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। कंसेप्ट बात करते हैं इसका, तो डाइल्यूशन रेशो जो जिस पर ऑर्डर हार्डली डिटेक्टेबल होती हैं। इंटेंसिटी मेजरमेंट की बात करें तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो होता है, जिसे टोन बोला जाता है। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर की बात करें तो इसकी एवरेज रेंज 1 से 3 होती है। टेस्ट कोल्ड वाटर में किया जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से टेस्ट ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो TON बराबर होता है A + B/A।
नेक्स्ट चलते हैं। अनडाइल्यूटेड वाटर सैंपल वॉल्यूम की बात करें, ये ए जो होता है, ठीक है, जो इस फॉर्मूले के अंदर A+B था ना, उसमें जो ए था अनडाइल्यूटेड वाटर सैंपल का वॉल्यूम था, बी जो था वो डिस्टिल वाटर का वॉल्यूम था। ऑर्डर रिमूव करने के लिए ऐड किया जाता है। अब बात करते हैं परमिशिबल लिमिट, जिसका ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1 टन होता है। रिजेक्शन क्राइटेरिया जो होता है ग्रेटर देन 3 होता है, सैंपल रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर टोन ग्रेटर देन 3 है तो। ऑर्डर रिमूवल मेथड्स के बारे में बात करें तो मैकेनिकल एरिएशन, ऑक्सीडेशन, केमिकल जैसे क्लोरीन, ओजोन और परमैग्नेट्स, ये सारे जो होते हैं वो किस काम में आते हैं, ऑर्डर को रिमूव करने के लिए। दूसरा आता है एडजॉर्प्शन, जिससे एक्टिवेटेड कार्बन की वजह से एडजॉर्प्शन होता है। अगली बात करते हैं टेम्परेचर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर। जो पहला आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, केमिकल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ने पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी डबल हो जाती है। अब बात करते हैं रिकमेंडेड रेंज के लिए। वाटर सप्लाई के लिए टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्शन, अगर 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऑब्जेक्शनेबल होता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात करें, जिसका रिलेशन है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिजॉल्व्ड गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर 20 डिग्री पर अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोले तो 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होती हैं, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेस दैन 4 है तो वाटर स्पीसीज मर सकती है, जैसे फिश, क्रैब्स या लॉबस्टर्स, ये मर सकता है अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस दैन 4 मिलीग्राम पर लीटर होगी तो। इसके बाद में बात करते हैं थर्मल शॉक, जो टेम्परेचर के अंदर आता है। पावर प्लांट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हॉट वाटर एफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है। ये नेचुरल स्ट्रीम में टेम्परेचर अचानक से बढ़ाता है, जिससे डिजॉल्व लेवल 4 ppm से नीचे गिर जाता है और वाटर स्पीसीज की डेथ हो सकती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो तो वाटर की बात करें तो ये क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व साल्ट की टोटल अमाउंट का मेजर होता है। मेजरमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की मेजर करते हैं करके डिजॉल्व साल्ट का एस्टिमेशन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, पोर्टेबल आयोनिक वाटर टेस्ट होता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को चेक किया जाता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये माइक्रो मो पर 25 डिग्री पर से एक्सप्रेस्ड होता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं किसकी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो ये मोह होती है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी होती है। 1 mho बराबर 1 एम्पेयर या 1 वोल्ट होता है। इसका रिलेशन विद डिजॉल्व साल्ट के साथ बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी माइक्रो मो पर सेंटीमीटर 825 डिग्री पर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई की जाती है, जो जनरली 0.65 होती है। रिजल्ट्स की बात करें तो डिजॉल्व सॉलिड साल्ट कंटेंट मिलीग्राम लीटर या ppm में मिलता है। अब बात करते हैं कोफिशिएंट नोट। कोफिशिएंट एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वाटर में प्रेजेंट साल्ट के टाइप पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद में बात करते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS जो होता है। उसके बाद में बात करते हैं डेफिनेशन, ये वाटर में प्रेजेंट होती हैं। डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड भी टोटल सॉलिड में होते हैं। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, वाटर में जो मटेरियल बचता है उसे यूज डिजॉल्व मान लिया जाता है। जो फिल्ट्रेशन के बाद में जो वाटर में जो मटेरियल बचता है उसे डिजॉल्व माना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ TDS। डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो वाटर सैंपल को इवोपरेट या ड्राई किया जाता है। फिल्टर्ड सैंपल की रेसिड्यू ये वेट किया जाता है, ये रेसिड्यू वाटर का TDS रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर की जाती है, कंडक्टिविटी माइक्रोमो पर सेंटीमीटर डिग्री से की जाती है, जो 0.65 के अंदर होता है। इसके बाद में बात करते हैं रिजल्ट डिजॉल्व सॉलिड के बारे में, जो मिलीग्राम पर लीटर होता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें कि डाई आयोनिक या आयोनिक वाटर टेस्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो आयन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं एंड आयन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट देते हैं एंड ऑर्गेनिक आयोनाइज नहीं होते हैं, जो कंडक्टिविटी में मेजर नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आयन्स इलेक्ट्रिकली करंट कंडक्ट करते हैं, जिससे आयन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ऑर्गेनिक जो आयन होते हैं वो नहीं होते, जो कंडक्टिविटी में मेजर नहीं होते। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडेंसेशन के बारे में। वाटर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है। आयोनिक स्ट्रेंथ का जो मेजर करते हैं स्टोन के ब्रिज मेथड से मेजर की जा सकती हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ TDS। मेजर सोर्स जो होते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3, SO4-2, ये Cl, ये मेजर सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेजर सोर्सेज, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, Mg+2, HCO3-, SO4- एंड Cl-। माइनर सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, Fe, K, CO3-2, NO3, फ्लोराइड्स, बोरोन, सिलिका, ये सारे वो होते हैं, ठीक है।
माइनर सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं TDS और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होते हैं 1-to-1 रिलेशन में नहीं होते हैं और सिर्फ आयोनाइज सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड नॉन आयोनाइजिक ऑर्गेनिक जो होते हैं कंडक्टिविटी में काउंट नहीं होते। अब बात करते हैं परमिशेबल लिमिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 50 मिलीग्राम होती हैं और कॉज ऑफ रिजेक्शन होते हैं वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर होते हैं। ठीक है। TDS और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो 1-to-1 रिलेशन में नहीं होते हैं। ये सिर्फ आयोनाइज सब्सटेंस होते हैं जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और नॉन आयोनाइज्ड जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कंडक्टिविटी में काउंट नहीं होते। सिर्फ आयोनाइज जो सब्सटेंस होते हैं ना वही कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर TDS की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1-to-1 रिलेशन में नहीं होती है। तो माइनर सोर्सेज पता चल गए आपको TDS के। मेजर सोर्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बोनेट, सल्फर और ये जो क्लोरीन होते हैं ये सारे। माइनर के अंदर बात करते हैं तो ये फेरम, पोटेशियम, ठीक है, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फ्लोराइड्स, बोरॉन, सिलिका, ये सारी चीज़ें माइनर के अंदर आती हैं ना। तो ऐसे याद रखना है इनको। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आपके जो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स जो ख़त्म हो गए। ठीक है, नहीं वो तो पहले ही ख़त्म हो गया था। केमिकल में हमने TDS पढ़ लिया, कितनी स्पीड से बग रहे हो भाई। TDS पढ़ लिया अपन ने, मेजरमेंट पढ़ लिया, इसके मेथड पढ़ लिए, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिए इसके। अब एल्कलिनिटी आ जाती है, अब अच्छी एल्कलिनिटी। फिर pH पढ़ेंगे यहाँ से। pH पढ़ेंगे। pH के बाद जो हम पढ़ेंगे हार्डनेस पढ़ेंगे। हार्डनेस के बाद हम पढ़ेंगे, हार्डनेस ख़त्म हो जाए, अल्कलिनी हार्डनेस पढ़ेंगे, अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लोराइड कंटेंट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फास्फोरस कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट। इनकी तो बस तुम्हें लिमिट याद रखनी है। पेस्टिसाइड्स, फिनोल्स, मेटल्स। उसके बाद में जो स्पेसिफाइड मेटल्स हैं जो टेबल थी उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये ख़त्म हो जाती हैं तो फिर गैसेज पढ़ेंगे, डिसॉल्व्ड गैसेज कौन कौन सी हैं। फिर ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये आ जाएगा बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो चलते हैं वापस से। एल्कलिनिटी के बारे में बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन, वाटर में जो प्रेजेंट आयन की क्वांटिटी होती हैं जो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करती हैं। इसका मीनिंग होता है वाटर की एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी होती है इसके अंदर। को जो एल्कलिनिटी की बात करते हैं तो कार्बोनेट एल्कलिनिटी होती है, बाइकार्बोनेट होती हैं और कॉस्टिक एल्कलिनिटी होती हैं, ये CO3, SO3, OH। माइनर कंपाउंड की बात करें इसके अंदर तो ये H वाली सीरीज होती हैं इसके अंदर एल्कलिनिटी के अंदर। ये H, SiO2, O3, HbO3, HPO4, HPO4, H2PO4, ये HS है ना, H वाली सीरीज होती हैं इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी। इस सोर्स ऑफ एल्कलिनिटी क्या होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, एटमॉस्फेरिक CO2 मिक्सड इन वाटर हो गया, एंड माइक्रोबायल डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन वाटर के अंदर, है ना। तो CO2 + H2 मिलकर HCO3 बनाते हैं जो कार्बनिक एसिड बनती है। फिर ये HCO3 होता है, ये HCO3 H प्लस आयन HCO3 के बाद में बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में HCO3 होता है, ये तोड़ के SCO2 कार्बोनेट बनाता है और जो CO2 ये H2O से मिलके OH हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एल्गल इफेक्ट। एल्गल इफेक्ट में क्या होता है कि HCO3 जो होता है यूटिलाइज करती है और OH एक्यूमुलेट होता है और बैटर की बैटर जो होता है ना आपका एल्कलाइन बन जाता है जिसका pH 910 हो जाता है। pH के बारे में बात करें, अगर pH
9 से कम है तो OH माइनस जनरली प्रेजेंट नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ एल्कलिनिटी की बात करें, अगर कैल्शियम एल्कलिनिटी के साथ कंबाइन करता है जैसे CaCO3 तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसे पाइप सरफेस पर डिपॉजिट या इंक्रस्टेशन की प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से? कैल्शियम एल्कलिनिटी के साथ में कंबाइन करता है। अगर हाई एल्कलिनिटी होती है तो बिटर टेस्ट इंपार्ट करती है। मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी की बात करें तो इसका मेथड होता है एसिड टाइट्रेशन। इसमें जो एसिड यूज होता है वो होता है 0.02 NH2SO4, ठीक है। और एक्सप्रेशन बात करें तो मिलीग्राम लीटर में होता है जिसे CaCO3 बोला जाता है, जिसका कंसेप्ट होता है 1 मिली इक्विवेलेंटी के अंदर जो न्यूट्रलाइज से 1 मीटर इक्विवेलेंट एसिड होता है। अब बात करते हैं टाइट्रेशन एसिड पॉइंट के बारे में। जो pH होता है 8.3 से होता है और OH न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होता है 1/2 CO3 न्यूट्रलाइज होता है और pH जो होता है 4.5 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल HCO3 जो कन्वर्ट होते हैं H2CO3 में होता है। टोटल एल्कलिनिटी का ये कंप्लीट होता है। बात करते हैं रिमेंबर, अगर वाटर एसिड हो तो कोरोजिव एक्शन हो सकता है। रिलेशन बिटवीन P और M की बात करते हैं तो एल्कलिनिटी के अंदर अगर P = M होता है तो ऑल एल्कलिनिटी होती हैं और OH माइनस मतलब कॉस्टिक होती हैं। अगर P = M/2 होता है तो ऑल एल्कलिनिटी कैसी होती हैं? कार्बोनेट होती है। अगर P = 0 होता है तो ये बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी होती है। अगर P M/2 से कम होता है तो प्रीडोमिनेंट स्पीसीज जैसे CO3 - 2 HCO3 होता है। अगर P > M/2 होता है तो प्रीडोमिनेंट स्पीसीज OH- और ये CO3 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं pH का, जिसका मीनिंग होता है वाटर में जो H+ आयन प्रेजेंट होते हैं उनको H+ आयन की कंसनट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है pH। इसकी डेफिनेशन होती है pH = -log10 की पावर H+, ठीक है। इसका मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ pH तो इंस्ट्रूमेंट में जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है इसका पोटेंशियोमीटर। H+ आयन का पोटेंशियल मेजर करता है। उसके बाद आता है कलर इंडिकेटर मेथड। ये इंडिकेटर का जो कलर है स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो यहाँ ओरिजिनल कलर रेड होता है, फाइनल कलर येलो होता है और जो pH रेंज होती है वो कितनी होती है? 2.8 से लेके 4.4 तक होती है। कहाँ? मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका ओरिजिनल कलर रेड होता है और जो फाइनल कलर होता है वो येलो होता है pH के अंदर, है ना, याद रखना। ये इंडिकेटर का कलर स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर किया जाता है तो ओरिजिनल कलर रेड होता है। अब बात करते हैं फ्नोप्थलीन के बारे में। जो कंबाइंड इंडिकेटर मेथड्स के अंदर फ्नोप्थलीन जो होता है इसका ओरिजिनल कलरलेस होता है पर फाइनल जो होता है पिंक होता है। इसका pH रेंज जो होती है 8.6 से लेके 10.3 के बीच में होती हैं। और जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, चीज़ें हैं जो कुछ ध्यान रखने की, जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिड इंडिकेटर होता है और जो फेनोप्थलीन होता है ये बेसिक इंडिकेटर होता है। आगे चलते हैं इफेक्ट ऑफ pH का इफेक्ट की बात करते हैं तो एसिड बेस्ड में जो होता है जो कोरोजन कोज करता है, अल्कलाइन वाटर के अंदर पाइप इंक्रस्टेशन कोज करता है जो क्लोरिनेशन में डिफिकल्ट होता है। अब बात करता है परमिशेबल लिमिट। परमिशेबल लिमिट के अंदर ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो रेंज होती है 7 से लेके 8.5 के बीच में होती है ना। तो pH रेंज कितनी होती है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर? 7 से लेके 8.5 के बीच में। जो मैक्सिमम होती है वो होती है 6.5 और जो मैक्सिमम होती है मिनिमम है 6.5 और मैक्सिमम जो होती है वो 9.2 होती है। मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम का जो क्राइटेरिया है वो 6.5 से 9.2 है। जनरली जो pH यूज़ करते हैं वो 7 से लेके 8.5 के बीच में ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। तो क्या डेफिनेशन होती है? वाटर में प्रेजेंट होती है मल्टीवैलेंट मेटलिक एटाइंस होते हैं कि और उनके कंसनट्रेशन होते हैं। हार्डनेस के कारण क्या होते हैं? मल्टीवैलेंट मेटलिक आयन जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की वजह से इनके जो मल्टीवैलेंट कैटायंस होते हैं या मेटलिक आयंस होते हैं उनकी वजह से हार्डनेस होती हैं। अदर आयन जैसे माइनर रोल्स में बात किया तो आयरन, मैग्नीज, स्ट्रोंटियम और ये एलुमिनियम, ये जो होते हैं इनकी वजह से हार्डनेस होती है। ये कौन से हैं? माइनर कोजेज हैं, ये मेजर कोजेज हैं। यहाँ नोट होती हैं। यहाँ जो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए जो हार्डनेस यूज होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम के। अब सुपर सैचुरेटेड कंडीशन की बात करें तो हार्डनेस कैटायन जो होती है एनाइन के साथ रिएक्ट करती हैं। हार्डनेस जो कैटायन होती हैं एनाइन के साथ में रिएक्ट करती हैं और सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस। जो पहला आता है कार्बोनेट हार्डनेस CH। ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है, किसकी वजह से होती हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से, CO3 HCO3 की वजह से। ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उनकी वजह से ये होता है, ठीक है।
कार्बोनेट हार्डनेस, ये एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। नेक्स्ट चलते हैं रिमूवल की बात करते हैं इसके। तो सिंपल बॉइलिंग वाटर या एडिशन ऑफ लाइम की वजह से CaCO3 प्रेसिपिटेट होता है। जो प्राइमरी हार्डनेस होती है उसको कैसे रिमूव किया जाता है, या कार्बन बाई हार्डनेस होती है। रिमूवल बॉइलिंग प्रोसेस से होता है। जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है, जैसे परमानेंट हार्डनेस इनको बोलते हैं, ये कैल्शियम सल्फेट और नाइट्रोजन की वजह से होती है। किसकी वजह से? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के जो नाइट्रेट होते हैं ना, उनकी वजह से ये परमानेंट हार्डनेस होती हैं। अब बॉइलिंग से ये रिमूव नहीं होती। इसके लिए हार्डनेस रिप्रेजेंटेशन बात करें तो सम ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं। हार्डनेस टोटल रिप्रेजेंट करोगे तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के समीशन को होता है। अगर इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो कार्बोनेट जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस भी होती हैं। जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है उसे टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हार्डनेस। इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो होता है MgCO3, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है। सल्फेट, क्लोराइन और नाइट्रेट जो होता है ये परमानेंट हार्डनेस देती है, जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बनाती है। परमानेंट हार्डनेस सिंपल बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती है, इसके लिए सॉफ्टनिंग टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पॉइंट है जो जान लेने चाहिए आपको। मैग्नीशियम हार्डनेस जो होती है विद सल्फर आयन, ये ग्रेटर देन 50 मिलीग्राम पर लीटर होती हैं। और लैक्सेटिव इफेक्ट की बात करें तो लूज इमोशन भी हो सकते हैं आपको। किसकी वजह से? मैग्नीशियम हार्डनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करें तो कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट एक्विवेलेंट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, जिसकी यूनिट होती है CaCO3 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। तो आपको ये चीज़ आपको पता चल गई कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम की होती हैं सारे हार्डनेस इनकी वजह से ही होती हैं। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस अब पढ़ेंगे हम। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो मेजर सोर्सेज है, इनके वो बनते हैं, इस वजह से चीज़ें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं ये अमाउंट डिटरमाइन बाय द फिल्ट्रेशन होती हैं। ये जो अमाउंट डिटरमाइंड होता है ये फिल्ट्रेशन के होते हैं। इसमें पहला आता है टाइट्रेशन मेथड, जिसे वर्सिनेट सॉल्यूशन बोला जाता है। वर्सिनेट सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं, ये एक EDTA मेथड है, वर्सिनेट सॉल्यूशन EDTA मेथड। इसमें जो रिएजेंट या यूज होता है वो होता है एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसे ADTA बोलते हैं। इसमें जो इंडिकेटर होता है ये एरिक्रोम ब्लैक इंडिकेटर होता है। अब कलर चेंज कैसे होता है? जैसे वाइन रेड से, जैसे टाइट्रेशन से पहले वाइन रेड होता है, पर एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ब्लू होता है। किसका? EDTA मेथड का और वर्सिनेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं EDTA का स्टैंडर्ड रिलेशन के बारे में। अगर 0.01 मिलीग्राम EDTA यूज़ होता है तो 1 मिलीलीटर नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम हार्डनेस ऑफ CaCO3 होता है। कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ये टोटल हार्डनेस मिलीग्राम एज CaCO3 कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, जिसमें होता है 50/20 और 50/12, है ना। ये आप इसके लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर कंबाइनिंग वेट की बात करें तो कैल्शियम के लिए 20 होता है, मैग्नीशियम के लिए 12 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 50 होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट टोटल हार्डनेस इसके इक्विवेलेंट में चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन एंड डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात करें तो ब्रिटिश डिग्री जो होती हैं 14.25 होती हैं, अमेरिकन डिग्री होती है जो 17.12 होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं, अगर 0 से लेकर 50 है तो सॉफ्ट है, 50 से लेकर 100 मिलीग्राम है तो थोड़ा सा मॉडरेटली सॉफ्ट है, अगर 100 से 150 तो स्लाइटली हार्ड है, अगर 150 से 300 तो हार्ड है, और ग्रेटर देन 300 तो वेरी हार्ड है। तो रेंज चलती है 0 से लेकर 300 तक। ठीक है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 300 और ग्रेटर देन 300। मॉडरेट, सॉफ्ट, स्लाइट। ठीक है, पहले मॉडरेट होता है, फिर स्लाइटली हार्ड होती हैं, फिर हार्ड होती हैं, फिर बहुत हार्ड होती हैं, बहुत हार्ड होता चला जाता है। अब बात करते हैं एल्कलिनिटी के बारे में। एल्कलिनिटी में क्या होता है? इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। एल्कलिनिटी किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट आयंस के बारे में और कार्बोनेट आयंस के कारण होती है। हार्डनेस यूजुअली ड्यू टू कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, इनकी वजह से होती हैं। ठीक है, एल्कलिनिटी बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोनेट आयन की वजह से होती है। इसका पहला केस पढ़ते हैं सोडियम एल्कलिनिटी के बारे में। सोडियम एल्कलिनिटी क्या होती है?
NaHCO3 और Na2CO3 प्रेजेंट होते हैं। ये सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती हैं और सोडियम हार्डनेस इसके अंदर एब्सेंट होता है। सोडियम एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती है। रिजल्ट की बात करें इसमें तो कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू एल्कलिनिटी होती है। केस 2 में बात करते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। इसमें पॉसिबल ओनली SO4 और Cl- और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम एल्कलिनिटी एब्सेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। इसका रीज़न होता है कि सोडियम एल्कलिनिटी कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एल्कलिनिटी के लिए। कंक्लूजन होता है इसका कि प्रेजेंस ऑफ नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ये इंपॉर्टेंट है ये इसी के लिए इस बार, ये प्रेजेंस ऑफ द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वजह से होती है। रिलेशन बिटवीन हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी की बात करें तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू एल्कलिनिटी। इफ द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एब्सेंट होता है तो एल्कलिनिटी ग्रेटर देन होती है कार्बोनेट हार्डनेस से। टोटल हार्डनेस ही कार्बोनेट हार्डनेस होती है। कंपैरिजन रूल की बात करें तो कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल्स टू लेजर ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी, दो चीज़ होती हैं। एक्सेस कंडीशन की बात करें तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी होती है। परमिशेबल लिमिट की बात करते हैं तो एक्सेप्टेबल लिमिट हार्डनेस होती है 300 मिलीग्राम से तक होती है। कोज ऑफ जो रिजेक्शन होता है वो 600 मिलीग्राम होती है। तो आपको हार्डनेस के बारे में पता चल गया होगा कि हार्डनेस की लिमिट कितनी होती है, 300 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर 60 मिलीग्राम पर लीटर के बीच में होती हैं। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। नाइट्रोजन कंटेंट का जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। जो वाटर में नाइट्रोजन होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। जो वाटर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, जैसे टेबल में दिया हुआ है। जैसे फ्री अमोनिया होता है पहला, जो इंडिकेट करता है रिसेंट पॉल्यूशन को। फ्री अमोनिया जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिसेंट पॉल्यूशन को। उसके बाद माता ऑर्गेनिक अमोनिया, जिसे अल्बुमिनोइड बोला जाता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी है। नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी जो उसके अंदर होती है वो दिखाती है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसे ऑर्गेनिक अमोनिया बोला जाता है। अब आता है नाइट्राइट इंडिकेट करता है पार्शियली डिकम्पोजिशन कंडीशन को, ठीक है। अगर पानी के अंदर नाइट्राइट प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि पार्शियल डिकम्पोज हुआ है। उसके बाद में आता है नाइट्रेट इंडिकेट करता है ओल्ड पोल्यूशन, ये फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। उसके बाद अब एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में दोबारा से पढ़ते हैं। आता है फ्री अमोनिया। इसकी प्रेजेंस रिसेंट पोल्यूशन इंडिकेट करती है, जिसकी परमिशिबल लिमिट कितनी होती है, 0.15 मिलीग्राम किसकी, फ्री अमोनिया की। और जो मेजरमेंट होता है वाटर को बॉईल करके या लिबरेटेड अमोनिया मेजर किया जा सकता है। वाटर को बॉईल करने के बाद में लिबरेटेड अमोनिया को बॉईल किया जा सकता है। उसके बाद में आता ऑर्गेनिक अमोनिया, जैसा ये वाला अमोनिया जिसको एल्बुनोइड बोला जाता है। ये बात करता है कि डिकम्पोजिशन जस्ट स्टार्ट हुआ, जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। लिमिटिंग वैल्यू होती है इसकी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। कितनी होती है, 0.3 मिलीग्राम। फ्री अमोनिया की आपको पता ना कितनी थी, 0.01। और ऑर्गेनिक अमोनिया की जो थी 0.3, ठीक है। ऑर्गेनिक अमोनिया की 0.3 मिलीग्राम पर लीटर थी, जो पोर्टेबल वाटर के अंदर होती है। मेजरमेंट बात करते हैं, जो ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन जो KMnO4 होता है वो अमोनिया लिबरेटेड होता है। अब बात करते हैं नाइट्राइट की। अमंग ऑल नाइट्रोजन फॉर्म्स होते हैं जो मोस्ट डेंजरस होते हैं। परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 0 होती है ना। जो मेजरमेंट की बात करते हैं कलर मैचिंग टेक्निक्स के अंदर, कलर डेवलप्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड और नेप्थामाइन की वजह से होता है, ठीक है। जो नाइट्राइट होता है वो अमंग ऑल नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन फॉर्म्स के अंदर होता है, जो मोस्ट डेंजरस होता है और जिसकी परमिशिबल लिमिट होती है वो 0 होती है। अगर इसके मेजरमेंट की बात करें तो ये कलर मैचिंग टेक्निक होती है। कलर डेवलप्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड और नेप्थामाइन की वजह से होती है। जो नाइट्राइट होती है ना वो उसकी वजह से होती है। अब बात करते हैं कलर के बारे में। जो डेवलप्ड कलर होता है वो इंडिकेट नाइट्राइट होता है, ठीक है। तो अमंग ऑल नाइट्रोजन फॉर्म्स होती है मोस्ट डेंजरस होती है। परमिशिबल लिमिट जो होती है इनकी 0 होती है। और मेजरमेंट जो होता है कलर मैचिंग टेक्निक, जो कलर डेवलप्ड बाय द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेप्थामाइन की वजह से होता है। अब बात करते हैं नाइट्राइट के बारे में। नाइट्राइट क्या होता है, ये नेचर क्या होता है, फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनके हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है, जो एक्सेस नाइट्राइट होते हैं ये ब्लू आइवी डिजीज या
ये मेथामोग्लोबिन में क्या लिख रखा है यार, मेथामोग्लोबिन, फक यू। जो भी लिख रखा होगा पढ़ लेना। ये लिख रखा है मेथामोग्लोबिनिया होता है, ठीक है, मेलोमिनिया। तो ये हेल्थ इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा अगर नाइट्राइट हो जाती है, जिसकी परमिसिबल लिमिट 45 से नहीं होनी चाहिए। किसकी? नाइट्रेट के अंदर 45 मिलीग्राम पर लीटर नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट की बात करें तो कलर मैचिंग टेक्निक के अंदर कलर जो फॉर्म्ड होता है वो फिनॉल डाइसल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है, पोटेशियम जो होता है हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती रहती है। नाइट्राइट की बात करें तो नेचर फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, हेल्थ इफेक्ट होता है तो एक्सेस नाइट्राइट होता है, जिसे बिलीवेब डिजीज बोलते हैं। मेथामोग्लोबिनिमिया जिसे बोलते हैं, इसकी परमिशनल लिमिट होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मेजरमेंट जो होता है कलर मैचिंग टेक्निक के अंदर ये कलर फॉर्म्ड होता है फिनॉल डाइसल्फोनेट एसिड की वजह से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। ये नाइट्राइट को दोबारा पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइट तो अपना पढ़ लिया, नाइट्रेट ये होता है, ठीक है। कलर इंडिकेट नाइट्राइट, डेवलप्ड कलर इंडिकेटेड नाइट्रेट। इसका मेजरमेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड नेफ्थामाइंस। कलर जो डेवलप्ड हुआ था इस होता है कलर मैचिंग टेक्निक। परमिशेबल लिमिट नाइट्राइट की 0 होती है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। नाइट्राइट के बारे में बात करते हैं, ये फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें जो हेल्थ इफेक्ट पड़ता है बिलीवेबी डिजीज़ और ये मेथामोग्लोबिनिया होता है। परमिशन लिमिट 45 मिलीग्राम पर लीटर होती है नाइट्रेट की। और जो मेजरमेंट कलर मैचिंग टेक्निक होती है ये फॉर्म्ड होता है फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड और ये इसकी वजह से होता है। उसके बाद में आता है कैजलदाल अमोनिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में क्या होती है? फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों का श्रम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। कोल्ड वाटर के अंदर ओनली KMnO4 ऐड करने पर, सैंपल हीट करने पर फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया मिलता है। जो कोल्ड वाटर होता है और उसके अंदर KMnO4 ऐड करने के बाद में इसको सिंपल हीट करते हैं तो फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों मिल जाता है। बच्चों के अंदर बात करते हैं तो नाइट्रेट इंटेस्टाइन में नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, जिससे ब्लड को O2 शक होता है और भी ब्लू हो जाता है। क्या होता है कि जो नाइट्रेट होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। जो नाइट्रेट होता है ना वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट के अंदर, और वो ब्लड से ऑक्सीजन को शक करता है और वह भी ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोराइड कंटेंट के बारे में। बस इसकी परमिशिबल लिमिट पढ़ लेना, मैं यही गलत करके आया था। ये देखो, एक्सेप्टेबल 200 मिलीग्राम पर लीटर होती है, कॉज ऑफ रिजेक्शन जो होता है 1000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है? जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन का कंपाउंड होता है, ठीक है। जो प्रेजेंस होता है नेचुरल वाटर, ऑर्गेनिक इरिगेशन, डिस्चार्ज और वेरी वाइड कंसनट्रेशन रेंज होती है, ठीक है। किस किस की प्रेजेंस में होती है? इसका इंट्रोडक्शन की बात करें क्लोरीन की, क्लोराइड कंटेंट की, तो क्लोराइड कंटेंट का कंपाउंड है क्लोराइड, क्लोरीन का कंपाउंड है। क्लोराइड किसका कंपाउंड है? क्लोरीन का, ठीक है। प्रेजेंस नेचुरल वाटर के अंदर, एग्रीकल्चर इरिगेशन, डिस्ट्रक्चर वेरी वाइड कंसनट्रेशन रेंज में होता है। अब सोर्स ऑफ क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली विद सोडियम, NaCl कॉमन साल्ट, आल्सो विद कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाद साथ भी होता है, ठीक है। नेचर की बात करते हैं तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन वाटर है। वाटर के अंदर सबसे मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है। नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर एंड लेक के अंदर क्लोराइड कंसनट्रेशन लेस देन 50 मिलीग्राम पर लीटर होता है और हाई क्लोराइड कंटेंट इंडिकेट करता है पोल्यूशन ऑफ वाटर, जो किसकी वजह से होता है? सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, ठीक है। अगर क्लोराइड का कंटेंट हाई है तो ये इंडिकेट करता है पोल्यूशन ऑफ वाटर को, जो सीवेज होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द क्लोराइड। जो मोर मेथड यूज़ होता है, जो रो वाटर टाइट्रेट होता है किसके साथ में? स्टैंडर्ड EgNO3 के साथ में, अगर आपको क्लोराइड कंटेंट निकालना, जिसका इंडिकेटर होता है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये इसका इंडिकेटर होता है। इसका अनदर मेथड होता है अर्जेंटोमेट्रिक मेथड। अगर इसके हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो क्लोराइड नॉट डिट्रीमेंटल टू हेल्थ होता है, मतलब हेल्थ के लिए नहीं होता है, हेल्थ के लिए ख़राब नहीं होता है। डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ, नॉट डिट्रीमेंटल टू द हेल्थ। रिस्ट्रिक्शन नीडेड फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अलाइनमेंट
और किडनी अलाइनमेंट, जो लोगों की हार्ट और किडनी की दिक्कत होती है उनको ऐसा क्लोराइड कंटेंट वाला पानी से रेस्ट्रिक्टेड करना चाहिए जिसकी परमिशिबल लिमिट 200 से लेके 1000 तक होती है मिलीग्राम पर लीटर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, फास्फोरस की बात कर, क्लोराइड की बात होगी, पेस्टिसाइड की बात होगी, फिनोलाइन की, बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। कहाँ तक आ गए हम? क्लोराइड तक। क्या तो फ्लोराइड पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो।